हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग बुद्धि के मनोविज्ञान के तहत बुद्धि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अर्थ परिभाषाएं और बुद्धि के प्रकार है, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। चलिए, बुद्धि के सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत हैं, किन किन मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना ये सिद्धांत के बारे में अभिमत दिया है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, एक कारक सिद्धांत, जिसे एकत्व सिद्धांत भी कहा गया, जिसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया था। किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1911 में एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समग्र मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। ये बोल रहे हैं कि ये समग्र मानसिक जो हमारे कार्य है उनको प्रभावित करता है। कौन करता है? तो बुद्धि या समग्र रूप वाली बुद्धि एक समय में एक ही कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। बिने जी कहते हैं कि यह जो बुद्धि है हमें एक समय में एक ही कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। इस तरह से इन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1911 में। तो इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बुद्धि के एक ही पक्ष की ओर ध्यान दिया। अल्फ्रेड बिने जी ने बुद्धि को एक कारक माना। उन्होंने बुद्धि को क्या बोला कि एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। इन्होंने जब पहला सिद्धांत दिया, इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत में अपना जो एक कारक सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि हम एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने अभी अपना अभिमत दिया। कुछ विद्वानों ने इनकी आलोचना की और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने बुद्धि के सिर्फ एक कारक होने का इन्होंने प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक समय में हम लोग एक ही कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनको बुद्धि के जिनका जो सिद्धांत है उसको निरंकुशवादी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वे अपने हिसाब से इनको निरंकुश रूप से दे दिया कि एक समय में हम लोग एक ही कार्य कर सकते हैं। इस तरह से बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने जी ने प्रतिपादित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कारक सिद्धांत। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 में दिया। स्पीयरमैन जो थे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो तत्व होते हैं। इन्होंने उसके दो भाग बांटे। जैसे एक सामान्य कारक, उन्होंने दो भाग में विभक्त किया, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन जो थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत में अपना द्वितत्व सिद्धांत दिया, जिसे दो कारक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक ही, जैसे कि इन्होंने एक कारक सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने कहा कि एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया, बुद्धि को एक कारक कहा गया। लेकिन जब बाद में जब स्पीयरमैन ने अपना थीसिस दिया, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि केवल एक कारक नहीं है, बुद्धि के दो कारक। इन्होंने दो कारक में काम किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि के दो कारक। उन्होंने पहला दिया कि सामान्य कारक और दूसरा दिया विशिष्ट कारक। सामान्य कारक इसे जनरल फैक्टर कहा गया और विशिष्ट कारक इसको स्पेशल फैक्टर। इस तरह से इन्होंने दो कारक कहा गया। स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि की दो कारक होती हैं, एक होता है सामान्य कारक होता है, दूसरा विशिष्ट कारक होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने सामान्य कारक में क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या रहा सामान्य कारक वाकई में है क्या चीज, कि विशिष्ट कारक होता क्या है। तो सामान्य कारक में इन्होंने कहा कि यह जो है जन्मजात होती है। इन्होंने कहा कि सामान्य कारक को जन्मजात होती है। इसे व्यक्ति क्या है, जन्म से लेकर जब व्यक्ति का जन्म होता है तो इनकी जो सामान्य कारक होती है वो जन्मजात होती है। इन्होंने कहा कि जो सामान्य कारक है वो जन्मजात होती है। सामान्य कारक वह कारक है जिसमें व्यक्ति की समग्र जो मानसिक क्रियाएं होती है वो
जन्मजात होती है। इसमें का जो फैक्टर है, जो सामान्य कारक है, वो व्यक्ति में जन्म से प्रारंभ होता है, उस पर अनुवांशिक होता है, मतलब जन्म से ये लेकर आता है। वहीं इन्होंने कहा विशिष्ट कारक की बात करें तो यह एक अर्जित योग्यता है, अर्जित योग्यता कहा गया। इसको हम लोग जो विशिष्ट कारक है, इसको हम लोग शिक्षण और प्रशिक्षण के तहत हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये अर्जित कारक है, ये अर्जित योग्यता है। जैसे कि देखना, किसी के मान लो कोई बच्चा रहता है, उसके माता पिता में कोई ऐसे खास गुण नहीं रहता, लेकिन बच्चा उसको जैसे कि सिंगिंग ले लेते हैं, तो उसके जो परिजन है, उनके जो फैमिली मेंबर में है, उसमें दूर दूर तक संगीत से कोई रिश्ता नहीं रहता, लेकिन बच्चा क्या है, उसको अर्जित कर लेता है। मतलब ये अर्जित योग्यता है। विशिष्ट कारक बोलेंगे, स्पेशल फैक्टर तो अर्जित योग्यता है, इसको अर्जित किया जा सकता है, लेकिन जो सामान्य कारक है उसको अर्जित नहीं किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से इसका अर्थ और उसको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे, फिर हम बुद्धि के जो अगले सिद्धांत है उसको आगे बढ़ेंगे। चलिए, दो कारक सिद्धांत के अंतर्गत हम सामान्य कारक की थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अब आखिर है क्या सामान्य कारक, और उसके बाद हम लोग विशिष्ट कारक के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, सामान्य कारक है क्या, तो क्रिया, यह जो समस्त मानसिक और बौद्धिक क्रियाओं में पाया जाता है, यह समस्त मानसिक और बौद्धिक क्रियाओं में पाया जाता है, यह जन्मजात कारक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यह जन्म से ही जन्मजात कारक है। कौन सा, तो सामान्य कारक। जबकि स्पेशल जो फैक्टर है वो अर्जित किया जाता है, इसको हम लोग अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये जन्मजात कारक है। ठीक है, क्या है, तो जन्मजात कारक है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, जिसके भिन्नता के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में इसकी जो मात्रा है, जो सामान्य कारक की जो मात्रा है, वो अलग अलग पाया जाता है। जिस व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होगा, ध्यान देंगे दोस्तों, जिस व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति क्या है, मानसिक कार्यों में उतना ही योग्य होगा। जिसका मान लो सामान्य कारक ज्यादा है, तो व्यक्ति अधिक योग्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सामान्य कारक है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि हम लोग जो विशिष्ट कारक है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे दो प्रकार मैंने बताया, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो सामान्य कारक क्या है, ये अनुवांशिक होता है, इसे जन्मजात शक्ति है, ये हमें जन्म से ही मिलता है। और जो व्यक्ति, जिसके व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति मानसिक कार्यों में उतना ही सक्षम होगा, उतना ही वो योग्य होगा। इसे हम लोग जी फैक्टर से, जी से मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा। विशेषताएं देख लेते हैं। यह क्या है, जन्मजात योग्यता है। जैसे कि मैंने पहले भी अभी चर्चा कर चुका हूं कि जो सामान्य कारक होता है वो जन्मजात होता है, हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, और इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यह जो सामान्य कारक है ये जन्मजात है, इसे हम लोग अर्जित नहीं कर सकते। जबकि मान लो मैं आगे और बताऊंगा विशिष्ट कारक, तो विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन जो सामान्य कारक है उसको अर्जित नहीं किया जा सकता। यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, यह जो है हर व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत विविधताएं होती है। जैसे कि मैंने भी पहले बताया कि व्यक्तित्व भिन्नता के कारण हर व्यक्ति में अलग अलग सामान्य कारक पाई जाती है, उसकी मात्रा भी अलग अलग पाई जाती है। तो इसलिए ये क्या है, हर व्यक्तियों में भी अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। इस पर अनुभव में प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोटिस करेंगे दोस्तों, अनुभव में प्रशिक्षण में ये सामान्य कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं प्रभाव पड़ता, क्योंकि ये जन्मजात कारक है, इसे हमें जन्म से प्राप्त होता है, जन्मजात योग्यताएं हैं। तो इसमें
मान लो प्रशिक्षण और जो अनुभव है हमारे काम नहीं आएंगे, जबकि मैं आगे बताऊंगा आपको विशिष्ट कारक में, तो ये विशिष्ट कारक में काम आएगा। जितने हम लोग अनुभव प्रशिक्षण करेंगे उतना ही हमारा विशिष्ट कारक उसमें जो फैक्टर है वो बढ़ेगा। तो इसलिए इस तरह से हम लोग सामान्य कारक को जन्मजात योग्यता कहते हैं, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता है और यह हर व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अलग अलग पाई जाती है और इसमें जो अनुभव और प्रशिक्षण है इसका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि विशिष्ट कारक में इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए ये हमारा सामान्य कारक है, इसको हम लोग घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह मान लो ये स्पेशल कारक है, स्पेशल यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है सामान्य कारक है, जनरल फैक्टर, जिसे प्रदर्शित किया जाता है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य कारक और विशिष्ट कारक की। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ ये सामान्य कारक है। सामान्य कारक जिसे जन्मजात कारक भी कहा गया, जन्मजात शक्ति होती है, ये योग्यताएं होती है, जबकि हमें जो स्पेशल जो विशिष्ट कारक होते हैं उसको अर्जित किया जाता है। तो सामान्य कारक हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है और जिस व्यक्ति में ये सामान्य कारक जनरल फैक्टर अधिक होगा वो अधिक योग्य होता है। वहीं दूसरी बात करते हैं विशिष्ट कारक, तो इसको हम लोग प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जबकि जो जनरल फैक्टर है, जो सामान्य कारक है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए विशिष्ट कारक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विशिष्ट कारक है क्या? तो विशिष्ट कारक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलिए हमने सामान्य दो कारक सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य कारक पढ़ चुके हैं, उनकी विशेषताएं, उसके क्या चीज है सामान्य कारक, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट कारक, आखिर ये विशिष्ट कारक है क्या चीज? स्पेशल फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये विशिष्ट कारक है क्या? तो विशिष्ट कारक जन्मजात न होकर अर्जित किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि विशिष्ट कारक को जन्मजात न होकर इसको अर्जित किया जाता है। जैसे कि सामान्य कारक में हमने बात किया कि सामान्य कारक क्या है, जन्मजात होती है, लेकिन जो विशिष्ट कारक होते हैं वो अर्जित किया जाता है उसको। ठीक है, इसको शिक्षण अधिगम अनुभव के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु हमने सामान्य कारक में पढ़ा था कि इसको शिक्षण अधिगम से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जन्मजात होते हैं, जबकि जो विशिष्ट कारक है वो अर्जित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट कारक एक निश्चित कारक निश्चित नहीं होती है। क्यों निश्चित नहीं होती? क्योंकि ये इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और बात करते हैं सामान्य कारक, तो सामान्य कारक एक निश्चित होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन वो निश्चित होती है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। परंतु बात करते हैं विशिष्ट कारक की, तो इसको हम लोग शिक्षण अधिगम अनुभव से इसको बढ़ाया जा सकता है, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्पेशल फैक्टर। चलिए इसकी विशेषताएं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अर्जित किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला लिखा है, इसे अर्जित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो स्पेशल फैक्टर होता है उसको हम अर्जित करते हैं। दूसरा है विशिष्ट योग्यता अनेक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो सामान्य कारक है वो एक ही होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट कारक होते हैं वो अनेक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना सेक्टर में सीखेगा, कितना वो अधिगम करेगा। मान लो वो सिंगिंग भी सीख रहा है, डांसिंग भी सीख रहा है, तो उसकी जो स्पेशल फैक्टर है वो बढ़ेगा। अनेक होती है, विशिष्ट योग्यता अनेक हो सकते हैं, कई तरह से हो सकते हैं। देखेंगे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जिसको सिंगिंग भी आता है, डांसिंग भी आता है, पेंटिंग भी आता है, कई तरह से उसमें विशेषताएं होती है।
ठीक है। तो ये विशेषताएं जो है विशिष्ट योग्यता अनेक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, परंतु जो सामान्य कारक में हमने पढ़ा कि जो योग्यता होती है वो घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, उसमें एक निश्चित मात्रा में रहती है, लेकिन हमारे जो विशिष्ट कारक है उसमें ऐसा नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है यह शक्ति जन्मजात नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो स्पेशल फैक्टर है वो जन्मजात नहीं होती है, उसे हम सीखते हैं, उसको वो निश्चित नहीं होती, उसको हम लोग घटा या बढ़ा भी सकते हैं। जबकि सामान्य कारक की हमने पहले पूर्व में चर्चा की तो वो एक निश्चित होती है, वो जन्मजात होती है, जबकि यह जो शक्ति है जन्मजात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो पॉइंट है इसे घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो विशिष्ट कारक है उसको हम लोग घटाया बढ़ा सकते हैं, उसको शिक्षण प्रशिक्षण अनुभव ये उसमें बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्पीयरमैन का जो दो कारक सिद्धांत है उसको उन्होंने दो भागों में विभक्त किया था। पहला किया था कि सामान्य कारक जनरल फैक्टर और दूसरा किया था विशिष्ट कारक स्पेशल फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग सामान्य कारक और सामान्य कारक जनरल फैक्टर और विशिष्ट कारक स्पेशल फैक्टर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उनकी विशेषताएं के बारे में जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुद्धि के जो और जो सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए तब तक बने रहिए मेरे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बुद्धि के सिद्धांत में आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा है बहुतत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है थार्नडाइक महोदय ने बहुतत्व सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के होते हैं। उन्होंने कहा जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता हो व्यक्ति उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं, इस तरह से इन्होंने कहा। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई चौड़ाई क्षेत्र और गति की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बालू के अपनी जो सिद्धांत है उसकी तुलना बालू के ढेर से की है। इस आधार पर इस सिद्धांत कहलाए, बालू का सिद्धांत भी कहा गया इसे। ठीक है, बालू का सिद्धांत भी कहा गया, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया इसको। चलिए चौथा समूह तत्व सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है थर्स्टन, जिन्होंने सन 1938 में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यता। इन्होंने 1938 में एक बुक लिखी और उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया समूह तत्व का सिद्धांत। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए हैं, लेकिन उनमें से इन्होंने 7 तत्वों को प्रमुख तत्व माना है। ठीक है दोस्तों, समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया। कब दिया? तो 1938 में। और इनकी जो बहुचर्चित पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, इसका एक पुस्तक इन्होंने रचना की थी। चलिए अन्य सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। अन्य और कई मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने मत से सिद्धांत दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मुख्यतः चार सिद्धांतों को मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी और सिद्धांत है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं उनकी प्राथमिक जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादन किया है। अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में यदि आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं, जो नीचे मैं बता रहा हूँ त्रिचापिक सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, इनके बारे में यदि आप लोग डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे को बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो बना सकूं। चलिए अन्य जो सिद्धांत है उसके बारे में बता रहा हूँ। त्रिचापिक सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक थे स्टर्नबर्ग, जिन्होंने त्रिचापिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसके जो जनक थे, इनके जो सिद्धांत दाता थे वो कैटल थे। इन्होंने ही तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया। और विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जैसे कि आप सब लोग को पता है जीन पियाजे जी थे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना जो विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुद्धि का का व खा सिद्धांत, ध्यान देंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि का का और खा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इनके प्रतिपादक हैं हायव जी हैं। इन्होंने बुद्धि का का व खा सिद्धांत दिया है। चले पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो फिलिप
जो कि बर्नन ने दिया है, और त्रिमीवी सिद्धांत जो कि गिलफोर्ड का है, त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए हमारे अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इन सब जो सिद्धांत है इसके बारे में डिटेल्स आप लोग को उपलब्ध करा सकूं। तब यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि नए से नए जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं बीएड, डीएड, सेट, नेट, सीटेट, इस तरह के जो भी शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हैं सबको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।